નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું. શું છે ડર? કોણે બનાવ્યો છે ડરનો માહોલ ભારત દેશની અંદર? ત્યારે ઘણી બધી વખત આપણને એવું લાગે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારમાં જનતા જે રીતે ડરી ગઈ છે, પોતાનો અવાજ ઉઠાવતા ડરે છે, સરકાર સામે ન્યાય માંગતા ડરે છે, ગુંડાઓ બેફામ ડરાવી રહ્યા છે. ત્યારે આ ડરનો માહોલ કોણે પેદા કર્યો છે ભારતની અંદર? ત્યારે આ વાતને લઈને સંસદ ભવનની અંદર ફરી એક વખત રાહુલ ગાંધીએ જે ખુલાસો કર્યો છે અને સામે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ કેમ આટલા બધા ગુસ્સે થઈ ગયા છે, દોસ્તો જોવા જેવો વિડીયો છે. રાહુલ ગાંધીએ બોલવાનું ચાલુ કર્યું અને અમિત શાહ એમનો પારો 7મા આસમાને વહી ગયો. આજ સુધી આ લોકોને સાંભળવાની આદત નહોતી, પણ જે વાતને લઈને રાહુલ ગાંધીએ ખુલાસા કર્યા છે કે ડરનો માહોલ સમગ્ર ભારત દેશની અંદર બનાવી રાખ્યો છે, લોકોને ગુલામ બનાવીને રાખવાની આ લોકો કોશિશ કરી રહ્યા છે. છેલ્લા 10 વર્ષથી લોકોની અંદર એક એવો ડર પેદા કરી દીધો છે કે કોઈ સામાન્ય આદમી સરકાર સામે ઊંચા અવાજે વાત નથી કરી શકતો. ત્યારે આ વાતને લઈને જોરદાર બહેસ થઈ ગઈ સંસદ ભવનની અંદર. ત્યારે આવો આપણે એ વિડીયો પર એક નજર નાખીએ, જે રીતે રાહુલ ગાંધીએ બોલવાની શરૂઆત કરી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહને કેમ આટલી બધી તકલીફ પડી. સૌપ્રથમ આપણે એ વિડીયો પર એક नजर नाखिए दोस्तों. कहां कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया. मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं. सर नमस्कार. अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा. अयोध्या ने राम भगवान. मेरा व्यवस्था का सवाल है. इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं. नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब. सदन इस तरह से नहीं चल सकता है. ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए. ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है. स्पीकर सर, एक मिनट प्लीज. मान्य सदस्यगण, आप ही किताब राम बताओ. भगवान की तो जन्मभूमि ये ने अपेक्षा करता हूं कि अपन बीजेपी इसके नियम प्रक्रिया चले. नो, सब चले. नो, आपने बताया था नियम. नो, माइक दीजिए सर. हाँ सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए. सर ये ऑफ होता है, प्लीज बीच माने में ऑफ हो बैठिए जाता है. प्लीज. ये बार कई बार विषय उठ गई और बहुत गंभीर, और माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं. मैंने कई बार आग्रहपूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाएं. नो प्लीज बात सुनिए. आसन पर सभी दल के, प्लीज, आसन पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं, और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है, जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का वो बोला जाता है, और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता. आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ. आप अगर आसन में जो भी विराज रहे हैं वो अगर आपका नाम नहीं पुकारते हैं तब माइक चालू नहीं होता. ये व्यवस्था हमेशा इस सदन की रही है, पुराने में भी और नए में भी. कभी आसन पे व्यक्ति पर माइक का कंट्रोल नहीं होता. दूसरा,
माननीय प्रतिपक्ष के आप नेता हैं और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप लोकसभा की प्रक्रिया का संचार नियम का पालन करें, संविधान की जो व्यवस्थाएं दे रखी है उसकी पालन करें और सदन में बोलते समय किसी भी धर्म को के ऊपर ऐसा आक्षेप नहीं करें जिससे पूरे देश के अंदर विषय पैदा हो। यह आपसे अपेक्षा की जाती है। सर मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो, अरे ये प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम में आधा आधा पैर आएगा क्या? तो अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा, कल कॉफी पी, इनसे मैंने पूछा बताइए ये हुआ क्या? बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, बोलने दीजिए, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। अरे भाई आप हार गए, उसको सहन करिए। नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो। मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। तो अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा राहुल जी, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और ये कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। अच्छा, इन्होंने मुझे एक और बात बोली, 3 बार इन्होंने कहा कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं? और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। तो अयोध्या की जनता को डराया
पूरे देश को डरा दिया। मैं आपको बताता हूं, आज सुबह में आया તો સીધી વાત છે, સમગ્ર ભારત દેશની અંદર જે લોકો ઈમાનદારીથી કામ કરે છે, ઈમાનદારીથી પોતાની ફરજ નિભાવવા માંગે છે, એ લોકોની અંદર એક ડરનો માહોલ છે કે સરકાર સામે અવાજ ઉઠાવીશું, સરકાર સામે બોલીશું તો કંઈક ને કંઈક અમારી ઉપર અથવા અમારા પરિવાર ઉપર કંઈક એવી મુસીબત, કંઈક એવી આફત આવી ઊભી રહે છે. એટલે ઈમાનદાર માણસ આજે બોલતા પહેલા 100 વખત વિચાર કરે છે. કારણ કે જે રીતે વાત કરી રાહુલ ગાંધીએ કે એક ડરનો માહોલ સમગ્ર ભારત દેશની અંદર બનાવી રાખ્યો છે, લોકોને ડરાવી ધમકાવી, સરકાર નહીં તો એમના ગુંડા તત્વો, એમના રાખેલા માણસો કંઈક ને કંઈક લોકોને દબાવીને રાખવા માંગે છે. ત્યારે આ વાતને દોસ્તો તમારા મિત્રો સુધી પણ પહોંચાડો, દરેક લોકો જાગૃત બને. નહીંતર આવનારા સમયમાં જો આવી જ રીતે ચાલતું રહેશે તો ગુલામી સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી રહેવાનો. એટલું યાદ રાખજો. વિડીયો ખૂબ શેર કરો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે. પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં. નમસ્કાર.